देखिए, पिछले वीडियो में कल आपने देखा हमने पाठ संख्या 3 बस की यात्रा एक व्यंग्य था शुरू किया था हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ बहुत ज़बरदस्त व्यंग्य था। व्यंग्य लिखने में सिद्धहस्त हरिशंकर परसाई, और हमने इस व्यंग्य को काफ़ी दूर तक पढ़ा भी था। शुरुआती 2 पेज हमने पढ़ भी दिए थे। आज हम पेज संख्या 15 और जहाँ से छोड़ा था वहाँ निशान भी लगाने के लिए कहा था कल। यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे जो निशान लगा हुआ, यहाँ से नया गद्यांश से अपना बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। यहाँ से जो नया अनुच्छेद शुरू हो रहा है यहाँ से हमें वापस पढ़ना है। कल तक हमने पढ़ा था कि लेखक और उसके साथी उस बस में सवार होते हैं, और बस में सवार होने के बाद में बस की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि बस की क्या हालत थी, किस तरह से बस के अंग हैं वे आपस में ऐसा योग कर रहे थे, किस तरह से उसकी सीट बॉडी को छोड़कर आगे भागने की कोशिश में थी। फिर एकाएक बस रुकती है। बस रुकने के बाद में पेट्रोल की टंकी में छेद होना पाया जाता है और ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखकर नली डालकर उसे इंजन में भेजने लगता है पेट्रोल को। लेखक को यूँ लगता है जैसे थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है उस तरह से गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। कितना गजब का व्यंग्य और हास्यास्पद था कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए काम में लेती है बोतल, उसी तरह से जैसे ये भी अपनी इस बस के इंजन को छोटा सा बच्चा मानकर जैसे गोद में लेकर इसे बच्चे की तरह दूध पिलाएंगे, इस तरह से पेट्रोल पिलाएंगे। अब हम इस व्यंग्य का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ्तार और कम होती गई। एक बार बस रुकने के बाद वापस चली तो उसकी गति, रफ्तार का मतलब होता है गति, उसकी गति अब 15-20 मील हो गई थी प्रति घंटा। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, किसी भी हिस्से पर, अब किसी भी बात पर यकीन नहीं रहा था कि ये बस का कौन सा हिस्सा वो साथ लेकर जाएगी, कौन सा हिस्सा कहाँ छोड़ देगी। ब्रेक फेल हो सकता है, देखो क्या क्या किन किन हिस्सों पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, हालांकि आसपास में प्रकृति के दृश्य थे वे बहुत लुभावने थे, अच्छे लगने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना मतलब डूब जाना। वैसे तैरना भी होता है लेकिन यहाँ बस तो तैरेगी नहीं, डूबेगी ना। डुबकी लगाना होता है वैसे, लेकिन ये डुबकी की बजाय डूब कर ही रह जाएगी। डुबकी शो तो उसे लगा कि जैसे ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है और ये बस कहीं भी जा सकती है। अभी इस बस का कोई भरोसा नहीं है। प्रकृति के दृश्य आसपास में बहुत लुभावने थे। हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे, उन पर पक्षी बैठे थे। लेकिन लेखक को यूँ लगता था कि जैसे हर पेड़ अपना दुश्मन हो, हर पेड़ को वह अपना दुश्मन ही समझ रहा था। कारण उसे लग रहा था कि न जाने किस पेड़ से ये बस टकराएगी और टकराने के साथ ही हमारा काम तमाम हो जाएगा। इसलिए हर पेड़ को वह अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि अब देखते हैं कब पेड़ आएगा, कब बस टकराएगी। उसको एक इंतजार सा जैसे लग गया हो कि अब देखो कब हमारा ऊपर जाना होता है। झील दिख जाती है रास्ते में तो उसे लगता जैसे ये बस उस झील में जाएगी, बस डुबकी लगा लेगी। एकाएक फिर बस रुकी, अचानक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तरकीब क्या मतलब होता है? उपाय। तो तरह तरह की तरकीबें की ड्राइवर ने, लेकिन अब की बार बस वापस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अभी असहयोग आंदोलन चल रहा था, बस का कोई सा भी हिस्सा आपस में सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन अब तो लगा जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। बस ने विनय पूर्वक
आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया कि अब तो मैं नहीं चल सकती, बिल्कुल पूरी तरह से जैसे मना कर दिया हो। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग। तो बस कंपनी के जो हिस्सेदार साथ में सफर कर रहे थे उस बस से, उन्होंने कहा, जो गाड़ी रुकी और सबको यूं ही लग रहा था कि गाड़ी चलेगी कैसे, चलने वाली हालत में तो उस समय भी नहीं लगी थी जब जहाँ से ये शुरू हुई थी। तो उस ड्राइवर बस कंपनी के हिस्सेदार ने क्या कहा, देखिए बस की हालत क्या है सबकी नज़र में, फिर भी उसने क्या कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, एक नंबर है, ये तो संयोग की बात है कि आज रुक गई, हो सकता है रुकती तो रोजाना ही होगी इस तरह से, लेकिन बाकी जो सवार नई सवारियां उनको क्या पता, तो इसलिए उसने कहा यह तो संयोग की बात है कि आज रुक गई, वरना तो कभी रुकती नहीं हमारी बस, बस तो फर्स्ट क्लास है, कितनी नई नकोर दिखती है देखो। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। क्षीण, क्षीण का मतलब होता है कमजोर। तो क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, वृक्षों के पत्तों से छनकर नीचे कमजोर चांदनी पहुंच रही थी, तो कहीं छाया कहीं चांदनी की थोड़ी सी किरण, और वहां बस उसके नीचे वृक्षों के नीचे खड़ी थी, ऐसा दयनीय लग रही थी, उस पर दया आए ऐसी हालत थी उसकी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो, अब उससे चला नहीं जा रहा हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, और हमें मन में एक ग्लानि हो रही थी। क्यों हो रही थी? कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, बेचारी पर इस पर हम बैठ कर आए, लदकर आए हैं, कितनी बूढ़ी है, इसको हमने कितना कष्ट दिया है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर इसका प्राणांत, प्राणांत क्या मतलब, प्राण का अंत, मृत्यु, हालांकि बस तो निर्जीव है, उसकी क्या मृत्यु होगी? उसकी मृत्यु का मतलब वह चलेगी नहीं, बिल्कुल खराब हो जाएगी, वही मृत्यु उसकी। तो अगर इसका प्राणांत हो गया, लेकिन इसका मानवीकरण कर दिया, जैसे बस भी कोई एक मानव हो, उस तरह से प्रस्तुत किया है लेखक ने कि जैसे उसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान, बियाबान जंगल, सुनसान जगह, में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि जिसे दाह कर्म कहा जा सकता है, अंतिम क्रियाकर्म होता है दाह संस्कार या दाह कर्म। तो प्राणांत हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी अंत्येष्टि भी करनी पड़ेगी, इसका दाह संस्कार भी करना पड़ेगा, इसलिए इस जंगल में यह काम भी हमें ही करना पड़ेगा। देखो हमने बुढ़िया को कितना कष्ट दिया है, ऐसा कुछ अब लेखक सोचने लगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला गाड़ी का और कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश की, बस आगे चली। अब बस और चली, एक बार फिर से चली, बस उम्मीद नहीं थी फिर भी चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, लेकिन उसकी रफ्तार कम हो गई थी, उसकी चाल कम हो गई थी, उसकी गति कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। देखो पूरी तरह से एक बुढ़िया का रूप दे दिया उसको, वृद्धा का रूप दे दिया, मानवीकरण कर दिया कि जिस तरह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ आंखें भी, नज़र भी कमज़ोर होती जाती है, तो जैसे वह बस भी बूढ़ी हो गई है और उसकी भी नज़र कमज़ोर हो रही है, तो उस तरह से वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब उसकी जो सामने रोशनी के लिए लाइट लगी हुई है वो भी बंद होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, और बस अब चल नहीं रही थी, अब तो सिर्फ रेंग रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल रही थी अपने लिए, और धीरे 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 आगे रास्ता टटोलती टटोलती आगे बढ़ रही थी, रेंग रही थी। रेंगना एक क्रिया है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब आसपास से आमने सामने से कोई गाड़ी आती तो वह किनारे खड़ी हो जाती, किनारे बस अपने आप खड़ी थोड़ी होती, ड्राइवर उसे खड़ी होता है, बस खड़ी हो जाती, तो देखकर को यूं लगता है जैसे कि ये बुढ़िया है, वृद्धा है, और आसपास से निकलने वाली गाड़ी को यही कह रही है कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है, मतलब इतनी तेज दौड़ने की अपनी उम्र नहीं रही, इसलिए बेटी आप निकल जाओ इधर से। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया,
और जैसे एक पुलिया के ऊपर पहुंची बस, एक उस बस का एक टायर है वह फुश करके फिस करके बैठ गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। और जैसे ही एक टायर पंचर हुआ, एक टायर फिस करके बैठा, बस एक बार के लिए बहुत जोर से हिली और हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, अगर तेज गति में होती तो वास्तव में उछलकर उस नाले में गिर जाती। लेकिन बहुत अच्छी बात रही, गनीमत यह रही कि वह बस स्पीड में चल ही नहीं सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार देखा और श्रद्धा भाव से देखा। बहुत ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हुई उसके प्रति, उसके लेखक के मन में। क्यों हुई? क्योंकि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रख लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्साह की ऐसी भावना दुर्लभ है। तो उस बस कंपनी के हिस्सेदार पर पहली बार लेखक को श्रद्धा भाव उमड़ा। और क्यों उमड़ा? क्योंकि बाकी तो जानते नहीं थे कि बस की हालत क्या है, या जानते थे तो आज उनकी मजबूरी थी जाना। लेकिन बस कंपनी के हिस्सेदार जो रोजाना इसी बस से सफर करते हैं, और वे तो ये भी जानते हैं कि इस बस का टायर या इस बस का कोई भी हिस्सा है सारे के सारे जा चुके हैं, बस इतनी बूढ़ी है, कभी भी मौत के मुंह में जा सकते हैं, फिर भी रोजाना इसी बस से सफर करते हैं। तो इतना दिलेर कौन मिलेगा आज के इस जमाने में? उत्सर्ग का मतलब होता बलिदान, न्योछावर, त्याग। तो उत्सर्ग की ऐसी भावना कहाँ मिलेगी? और उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त हो। दुर्लभ का विलोम क्या होता है? सुलभ। दुर्लभ का मतलब मुश्किल से प्राप्त होने वाला, और सुलभ का मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। और फिर लेखक ने सोचा कि वास्तव में देखो कितना जिंदा दिल, कितना दिलेर आदमी है, और ऐसे आदमी को तो यहाँ इस बस में सफर करने के बजाय किसी क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है उस पर, हालांकि उसकी यह प्रशंसा नहीं है, व्यंग्य को समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए उसकी बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हुआ, इसे तो क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए। या अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, लेकिन अनुमान लगाता है कि नाले में गिर पड़ती है बस और हम सब मर भी जाते, तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले देवता इसी का इंतजार करते, देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, प्रतीक्षा करते, इंतजार, प्रतीक्षा शब्द इसका। क्यों प्रतीक्षा करते? क्यों, क्या कहते? देवता कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। एक टायर बदला जा सकता, जिसे बदलना संभव था बदला जा सकता था, और अपने प्राणों की रक्षा की जा सकती थी, और अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की प्राण रक्षा की जा सकती थी। लेकिन एक ऐसा कंजूस व्यक्ति जिसने प्राण दे दिए, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला, ऐसा एक महान आदमी जो अपने जीवन को, अपने प्राणों को कुछ भी नहीं समझता था, यूं हथेली पर लेकर घूमता था, तो ऐसा एक महान आदमी आ रहा है। इसलिए देवता भी बाहें फैलाए, बाहें पसारे उसका इंतजार करते, उसका स्वागत करते। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, दूसरा घिसा टायर, तो यहाँ भी व्यंग्य, उनके पास दूसरा भी कोई नया टायर नहीं था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक को अब की बार, जब तीसरी बार बस चली है, तो लेखक ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कभी भी पन्ना पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और केवल पन्ना ही,
कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे लेखक, क्योंकि अब लगा था कि अब की बार जब कुछ होगा तो हम ऊपर ही जाएंगे, अब कहीं और कहीं नहीं पहुंचेंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, और लगता था जिंदगी बस थोड़ी सी बची हुई। कब तक की बची हुई? जब तक कि बस एक्सीडेंट नहीं होती। जिंदगी इतनी सी बची हुई है, बची हुई जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान, जाना। तो सीधे उस लोक को प्रयाण करना है। सीधे उस लोक कहने का मतलब यहाँ स्वर्ग लोक जिसे कहते हैं, या नर्क। स्वर्ग तो जो बने हुए बताते हैं कि भाई पाप करने वाले को नर्क, को अच्छा कर्म जो करता है उसको स्वर्ग मिलता है। तो उस स्वर्ग की सीढ़ी तैयार हो रही थी, स्वर्ग में जाने के लिए पूरी तरह तैयारी थी कि अब बाकी बची हुई जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। इतनी ही जिंदगी बची हुई है, और यह बस न जाने कब जिंदगी को पूरा करेगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, और बस शायद इसी वजह से ऐसी चल रही है जैसे कि इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं रही है। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए, क्योंकि बेताबी कब तक थी? जब तक आगे पहुंचने की उम्मीद थी। अब उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी कि हम आगे पहुंचेंगे, इसलिए बेताबी और चिंता, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान, आराम से, सहज भाव से, सुविधा से। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें लगा कि हमारी जिंदगी के कुछ ही पल शेष हैं, तो इन पलों में फिर चिंता क्यों की जाए। बचे हुए पल, हमें पता ही चल गया कि अब तो इतने ही पल बचे हुए हैं, तो क्यों ना इन बचे हुए पलों को हंसी खुशी में हंसते खिलते गुजारे। इस वजह से सबने चिंता करना छोड़ दिया और हंसते खिलते बस का सफर करने लगे, और पूरा अनुमान लग गया कि अब तो हमें ऊपर ही पहुंचना है। देखिए, कल मैंने कुछ प्रश्नोत्तर दिए थे आपको। इसके अलावा आज भी जो शब्दार्थ बताए हैं, इन शब्दार्थों को विशेष ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक में करना है। इसके अलावा पहला जो प्रश्न था, जो मैंने कल एक बार देना चाहा लेकिन नहीं दिया था, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, इसका आपको कारण बताना है। फिर पांचवा है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था, अभी अभी हमने पढ़ा। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हैं, वह अपनी मुख्य उत्तर पुस्तिका में करना है। आज के लिए क्रियाकारी के रूप में शब्दार्थों के अलावा ये दो प्रश्न। आज के लिए सिर्फ इतना ही।